हो गया। हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हाँ ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। चलें, देखिए आपका आज अध्याय 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। और हम लोग उसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले 2-4 बात आपको समझना होगा। जैसे कि है पहला कि आप समीकरण के बारे में जानते हो। अगर आप समीकरण जानते हो तो आप द्विघात समीकरण भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे बहुपद, पढ़े हैं ना? बहुपद पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो बहुपद, उसमें बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे द्विघात बहुपद, पढ़े हैं ना? उसी तरह देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है यहाँ जो पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में हम पढ़े हैं और हमको यहाँ पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। सिर्फ डिफरेंट है क्या जानते हैं? ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात बहुपद है। आप लोगों ने द्विघात बहुपद का, पहले छोटे चीजों से हम यहाँ आएंगे क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं उसको अगर एक बार अच्छे से समझेंगे तो हो सकता है कि हम इस बात को और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप कहने का मतलब होता है क्या जानते हैं? पहचानने वाला रूप। कौन सा रूप? पहचानने वाला रूप। उसको कैसे भाई पहचाने की क्या है, ठीक है। अब तो उसका मानक रूप है कि ax² + bx + c। ये हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद में। अब इसी को सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कि भाई ये द्विघात बहुपद था, अब इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस बराबर क्या हो जाता है? 0। बराबर क्या लग जाता है? 0। यानी आपका हो गया कि अगर कोई समीकरण, अगर ऐसा डिफिनेशन दिया जाए, इसका परिभाषा इसको दिया जाए तो कहता है ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो, वह समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगर इसको डिफाइन किया जाए, अच्छे से परिभाषित किया जाए। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, तो हम उसका मानक रूप के साथ साथ उसका डिफिनेशन भी पहले समझ लेते हैं, तब उसका मानक रूप लिख देंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और सवाल बनाने में क्या क्या चीज़ लगेंगी वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कि यदि इसका डिफिनेशन देख रहे हैं, यदि कोई समीकरण, यदि कोई समीकरण, ठीक है ना, यदि कोई समीकरण ax² + bx + c = 0, या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, या ax² + c = 0 के रूप का हो, तो वह समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब एक बार फिर से अच्छे समझने और सुनने का प्रयास करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ डरने का आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है नहीं है, सर समझ आएगा कि नहीं आएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। जानवे करते हैं जो साला डर गया सो मर गया। आप लोग भाई डायलॉग वाला आदमी है, नया नया भोजपुरी फिल्म देखते हैं। देखो कहता है यदि कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 या ax² + c = 0 के रूप का हो, तो वह समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाता है। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, बड़ी सख्ती से लागू होगा कि a ≠ 0। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो भी हम आपको साथ ही साथ समझाएंगे भाई कि क्या है, नहीं तो क्या कैसे समझोगे, ठीक। तो जहां हम लिख देते हैं कि a b तथा c बिलोंग टू R, a b
तथा C बिलोंग टू R। तो R के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा ना, पढ़े हैं, शुरू से पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से छोटे क्लास 6-7 में ही होंगे तब रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर पढ़ते ही आ रहे हैं ना। तो रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये सिंबल किसका है, बिलोंग का, मतलब बिलोंग का अर्थ होता है के अंतर्गत या के अवयव, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब गाड़ी गल्ला में दे देना है, कुछ भी बोलने का मतलब है कि ये यहाँ पर ये बिलोंग का सिंबल है, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी और सी जो एलिमेंट होंगे या जो आपके अवयव होंगे वो कहाँ बिलोंग करने चाहिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने चाहिए। और एक बात अच्छे जानिए कि हम लोग जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में हम लोग जो हैं, तो यहाँ पर जितनी भी सारी संख्याओं का हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है, हालांकि आगे जाकर के कुछ नई संख्या आपको मिलेंगी, लेकिन अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है, यानी वो सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। जितनी भी सारी संख्याओं को आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा, जो भी संख्या होगा वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो अब यही कह रहा है कि अगर कोई समीकरण इस रूप में आ जाए, किस रूप में आ जाए, इस रूप में। अब इस रूप को फिलहाल हम लोग छोड़ते हैं अभी, क्योंकि इसी का एक टुकड़ा है, हिस्सा है। अगर इसको समझ गए तो ये आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात का अर्थ ऐसे भी निकाला जाए, देखिए, द्वि मतलब दो, घात का अर्थ तो घात पावर होता है नहीं। तो कोई भी समीकरण चाहे वो किसी भी चर में हो, जरूरी नहीं है कि आपका x ही चर होगा। यहाँ पर चर क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, चर दिए ना x, ये जरूरी नहीं है कि वो x ही चर में होगा, ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी चर में हो सकता है। तो किसी भी चर में समीकरण, किसी भी चर में समीकरण जिसका अधिकतम घात, किसी भी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, कितना होना चाहिए, 2, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। सिंपल एज दैट। कहीं कोई दिक्कत, समझ आया मेरा बात। देखिए अब अगर मान लीजिए इसको हम अलग करके लाते हैं, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमने लिया ना बेटा, कितना लिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पर चर क्या है बच्चे, x है। कहोगे सर यहाँ तो चर दिख ही नहीं रहा, आप x क्या बोल रहे हो, मैं वहां भी चर बना दूंगा, आप सिर्फ समझना अच्छे से, बातें समझ नहीं आएगी तुरंत पूछना, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें चर हमने क्या लिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर चर का अधिकतम घात क्या है, आप कहोगे 2, तो द्विघात कह दिए, ठीक है, क्या कह दिए, द्विघात कह दिया, बराबर 0 तो समीकरण कह दिए। कहोगे सर इसमें अभी आप बोले चर है ना, इसमें 2 पद में ही तो चर दिख रहा है, तीसरे पद में कहाँ चर दिख रहा है, आप मुझे दिखाओ जरा, मैं आपको दिखाता हूं चर कैसे है। यहां पर बेटा चर है, दिख रहा है, यहां भी चर आपको दिख रहा है, पर यहां आपको चर नहीं दिख रहा है, हम आपको यहां चर दिखाते हैं। देखिए अगर मैं एक काम करूं बेटा, c इंटू और लिख दूं x पर पावर 0, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी पद पर अगर पावर 0 हो जाता है उसका वैल्यू 1, और 1 को अगर c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, c ही हो जाएगा। तो क्या जरूरी है लिखना x पर पावर 0? तो क्या अब आपको मिला कि सर इस पे चर तो है ही है, सही बोले आप, चर तो है ही है, तीनों का तीनों पे चर है, यानी तीनों पदों पे चर है। समझ पाए ना अच्छे से। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछेगा, छोटे क्लास 9 में हम लोग 8 में पढ़े हैं गुणांक, पढ़े हैं ना, गुणांक यानी कोफिशिएंट शायद अंग्रेजी में उसको कहा जाता है। तो अब गुणांक हम लोग पढ़े हैं अच्छे से। गुणांक क्या होता है, जैसे x², तो x² है ना बेटा, आपसे पूछेगा कि x² का गुणांक, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, x² का गुणांक कौन है बेटा, यानी कहने का मतलब है जो भी आपका वहां पर चर होगा, चर के साथ जो भी गुना के रूप में होगा, क्या होगा, गुना के रूप में होगा, उसी को कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 2x बेटा, क्या लिखा, 2x, और आपसे हमने पूछा बेटा कि x का गुणांक क्या है, 2, अब क्या कहोगे, सर 2 है ना। अगर अभी देखिए लिखते हैं
6 माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि y स्क्वायर का गुणांक कौन है? कहोगे ना? क्या कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ आ रहा अच्छे से मेरा बात ना? तो चलिए, तो x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? a होगा। इसमें x का गुणांक कौन होगा? b होगा। और ये जो आपका c देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। यानी c के बारे में कहा था, ये क्या है? एक अचर पद। अचर पद का मतलब होता है जो वैल्यू क्या रहे? निश्चित रहे। क्या रहे? निश्चित रहे, बदलता नहीं हो, बदलता नहीं हो, वही अचर पद कहलाता है। तो अचर पद के जगह पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत? तो ये आपका इतना सारा सिस्टम, ये जो देखे, सारा पढ़े, समझे, यही है एक द्विघात। क्या है? द्विघात। कहीं कोई दिक्कत? समझ आ रहा है मेरा बात कि द्विघात समझे कि नहीं समझे? कि भाई द्विघात को अगर हम देखेंगे, अगर कोई कह देगा, जैसे मान लीजिए एक लिख दिए एग्जांपल कि -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, आपसे पूछेगा क्या बेटा ये द्विघात समीकरण है? आप कहोगे हाँ या ना? माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, माइनस प्लस वो बाद में हम लोग उसको क्या सेपरेट करके हटा करके उस प्लस लगा सकते हैं वहां पर, वो हमारे पास कला है। क्योंकि माइनस प्लस का क्या है कि भाई माइनस कॉमन ले लेंगे या इसको एक टर्म बना लेंगे तो आपका प्लस दिखने लगेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस से मतलब नहीं। आप ये देखो कि दिया गया जो समीकरण है, दिया गया जो समीकरण है क्या इस रूप का है बेटे? है ना? ये भी आपका क्या कहलाएगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? हमने क्या कहा था? तुरंत कहा तत्काल सेवा में, क्या कहा कि कोई भी चर हो, कैसा भी चर हो, अगर उसका पावर क्या हो? अधिकतम पावर 2 हो तो वो आपका द्विघात कहलाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें x भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि अधिकतम पावर उस चर का कितना दिखना चाहिए? 2 दिखना चाहिए। क्या बातें समझ में आई? कहीं कोई परेशानी? ठीक है, तो अब आपका जो पहला एक्सरसाइज है केसी सिन्हा बुक में, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि भाई समीकरण दे दिया आपको। ठीक है, समीकरण दे दिए और उस समीकरण को देख करके सॉल्व करके आप बताएं कि दिया गया समीकरण क्या द्विघातीय समीकरण है। ये आपसे पूछेगा कि दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है। तो हम क्या करेंगे? हमारा काम होगा, सवाल हम लिए और सवाल लेने के बाद हम उसका हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे अगर कोई समीकरण, यानी हल करके लास्ट में हम देखेंगे अगर हमारा कोई समीकरण इस रूप में हो जाए या इस रूप में हो जाए, इस रूप में हो जाए या इस रूप में हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? भाई वो क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, कहीं कोई परेशानी समझने में? तो चलिए हम बुक का पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, हाँ थोड़ा साफ सुफ कर लें बोर्ड वोर्ड। जो बच्चे मेरा ऑनलाइन भी वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में, तो अगर मान लिया जाए 100 बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, अगर उसमें 5 बच्चे भी हमारा दिया गया लेक्चर अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? सब्सक्राइब करिए ना करिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट आपको पसंद आए तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना किसी दूसरे के प्रति? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इसीलिए अच्छा लगे तभी लाइक करना है, नहीं तो नहीं करना है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो आप लोग पढ़िए। कहता है कि जांच कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए अच्छे से, कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण
द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ कोई भी समीकरण दिया गया होगा और उस समीकरण को जांच करना है, सॉल्व करके बताना है कि क्या वो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने क्या कहा था भाई, कोई भी सवाल होगा हम उसको हल करेंगे, जैसे भी अब किस तरह से हल होगा वो तो देखने के बाद की बात है क्वेश्चन, ठीक है, और उसको हल करके बताना है कि द्विघात है या नहीं। तो हम द्विघात तभी बता पाएंगे जब वह समीकरण ax² + bx + c = 0 या ax² + c = 0, इन दोनों में से अगर किसी भी रूप में आ जाएगा वह समीकरण हल करते करते, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है। सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखाइए जो फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, अच्छे से दिया है। बोलिए सवाल क्या दिया बच्चे। x - 2 इंटू x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसको जांच करना है, बताना है सॉल्व करके, हल करके कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए आप हमारे गुरुजी जो भी हमको सिखाए हैं, थोड़ा बहुत जो भी बताए हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब भी मैथ को अच्छा करना है, अगर मैथ को अपने अंडर लाना है, मैथ आप पर हावी ना हो, मैथ पर आप हमेशा हावी रहो, तो हमेशा बीजगणित और ज्यामिति यानी एलजेब्रा और ज्योमेट्री को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा कि फिर मैथ में और क्या है, एलजेब्रा है और ज्योमेट्री है, और तो कुछ है नहीं। उसके आधार पर आपका सारा का सारा एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर ये कमज़ोर है तो पहले जा कर के बीजगणित को ढंग से पढ़िए, एलजेब्रा को अच्छे समझिए, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन अच्छे समझिए, क्योंकि वो समझिएगा तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि बस तो समझिए बात, नहीं तो अंधराग सुतला की अंधराग जगलाएं की, ठीक है ना। चलिए तो अब इस सवाल में तो चलिए एक पैटर्न से बनेगा ये, लेकिन इस सवाल को यानी द्विघात में बहुत सारा सवाल जो बनाइएगा इसमें 3-4 सूत्र का यूज ज्यादा होगा एलजेब्रा का। देखिए लिख देते हैं, आप लोग ऐसे भी जानते ही होंगे, आप लोग बच्चे थोड़ा होशियार हैं। तो a + b का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, a² + 2ab + b²। दूसरा पढ़े होंगे a - b का क्या होता है, हाँ भाई बता देना, हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब होगा a² - b², क्या होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत, बेंच नहीं हिलाइए और आगे बैठिए, आगे चलो इधर आके, ठीक। और उसके बाद क्या भाई, a + b का होल क्यूब, क्या पढ़े हैं, इसका एक और सूत्र होता है, आप उसको वो भी लिख सकते हैं या के रूप में, a³ + 3a² b + 3ab² + bq। अब a - b का होल क्यूब क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और कहाँ लिखें, चलिए इतना ही फिलहाल लिखते हैं, क्योंकि इतना से ही काम चल जाएगा आप लोगों का। हालांकि एलजेब्रा में बहुत सारा सूत्र होता है, उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम इस सवाल को डील करते हैं। अब जो जानते होंगे ये सूत्र को वो उतारिएगा नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लास 10th में हैं तो अगर ये सब फॉर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत है, फिर भी प्रयास करिए। देखो तो अब ये समीकरण है, हमको इसको सॉल्व करना है और बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो साधारण सा बात, इस तरह का क्वेश्चन हम 7-8 में बहुत अच्छे प्रकार से डील कर चुके हैं, किए है ना छोटे क्लास में।
अच्छे से किए हैं। अब देखो अगर कोई सूत्र लगता है तो लगा देंगे, अगर कोई सूत्र नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना जी, क्योंकि इसमें दोनों में संबंध गुना का है, इसमें भी संबंध क्या है, गुना का ही है। लेकिन सूत्र लगता है तो सूत्र से थोड़ा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर सूत्र नहीं लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उसको गुना कर देंगे। देखिए भाई यहां पर हमको नहीं लगता कोई सूत्र लगेगा, यहां भी कोई सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन गुना तो करना ही करना है। तो क्या करेंगे, इस x को किससे गुना करेंगे, इस पूरे से, फिर -2 को x + 1 पूरे से, इन करते हैं जी। इधर का काम हो गया। फिर जैसे यहां हमने सोचा उसी तरह हम यहां विचार अपना रखेंगे, विचार बदलेंगे नहीं, क्योंकि सूत्र यहां भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो x × x + 3 -1 × x + 3, ठीक है ना बेटा। गुना करने अच्छे जानते हो, चलो करते हैं हम लोग फिर भी। प्लस 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 x गुना x, फिर प्लस 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 मतलब प्लस प्लस x, भाई जो पहले पूछ रहे हो वो तो बता लीजिए। x गुना 1 x, माइनस प्लस 2 गुना x, प्लस माइनस 2 × 1 2, कोई चलेगा ना। x गुना x, 3 गुना x, फिर यहाँ करिए -x और -3। देखिए अब हमको लगता है ये दोनों वहां से कट जाएंगे, x² बराबर के इस पार और x² बराबर के उस पार। 7 क्लास में आप लोग क्रॉस रूल सीखे होंगे या काट नियम, कटता इस तरह नहीं अगर जानते हैं तो ऐसे भी देखिए प्लस में है ना, अगर बराबर से इसको इस पार से इधर लाएंगे तो ये क्या बना लेगा, प्लस से माइनस, 1 + 1 - सिमिलर है तो दोनों कट ना जाएगा जी, ठीक है। चलिए हमको लगता है अब कुछ कटेगा नहीं, चलिए अब जात को जात से मेल करवाते हैं। नहीं देखिए बेटा नहीं कटेगा, यही तो बात है, यही तो बात है, ये तो समझना है। ये x प्लस में है और ये x माइनस में, अगर ये इस पार आता तो क्या बना लेता है, प्लस। अब प्लस प्लस जुटता है कि कटता है, जुटता है। चलिए तो भाई ये हो गया आपका 2x में x घटा दीजिए, कितना बचा, क्योंकि दोनों जात है, 1 + 1 - तो घटता है। आप लोग छोटे क्लास में अच्छे सीखे इन सब बातों को। अब -2, अब देखिए यहाँ पर 3x, ये भी x और ये भी एक, दोनों जात है, 1 प्लस और 1 माइनस, तो क्या होगा, घटेगा। भाई बड़े वाले में छोटे वाले घटा दीजिए, कितना बचा, अब -3। चलिए अब देखिए ये x है, अब बराबर के उस पार में भी x है तो उसको इस पार ले आइए, तो -x प्लस इस पार आया तो -2x। अब एक काम करते हैं ना, कांस्टेंट को इस पार रख लीजिए, सभी कांस्टेंट को, यानी अचर पद वाले को इस पार रख लीजिए, तो -2, और ये उस पार में तो उसको इस पार लाइए, तो माइनस से प्लस, 3 बराबर 0। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा, 0 ना जी। चलिए अब देखिए दोनों महाशय हो गए माइनस में, तो दोनों साढ़ू को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुटता है, तो ये x ये भी x, तो 2x -3x। अब देखो ये कांस्टेंट है, 1 + 1 माइनस, तो 3 में 2 + 1 बराबर 0। अच्छा बेटा हमने सॉल्व करके यहां से लेकर यहां तक आया, ठीक है ना, और यहां आने के बाद हम क्या देखे, देखे क्या कि भाई यहां पर एक चीज हुआ कि ये जो आपका है ना ये इस रूप में नहीं आया, क्योंकि देखिए यहां चर तो है, चर कौन है, x चर है, चर कौन है, x चर है, लेकिन x चर में पावर अधिकतम 1 है, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, तो लिखेंगे कैसे, एकदम प्यारा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि लिखेंगे अतः, हाँ थोड़ा वीडियो बना रहल छे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए आप इतना लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें इतना तो भी चलेगा, बस सिर्फ क्या लिख देना कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब सवाल बना रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है लैंग्वेज का, लिखिएगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। समझ आया सारा बात कि नहीं आया, कि कहीं दिक्कत। तो हमने क्या देखा भाई इतना सारा सॉल्व करके कि हमने ये पाया और देखा इसके चर का अधिकतम पावर 2 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण इस रूप का नहीं हुआ। जब इस रूप का नहीं हुआ तो किस रूप का हुआ, अब चाहे जिस रूप का हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन
ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्यों? जब ये इस रूप का होता तब हम कहते द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? उतारने का प्रयास करिएगा तो उतार लीजिए, अब ऑनलाइन देखने वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। वहाँ हम अभी एक बात लिखाए थे, उस पर थोड़ा आपको फोकस नहीं करवा पाए। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखे थे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखाए थे ना, और वहाँ एक चीज ब्रैकेट में लिखाए थे हम कि a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखाए थे। अब देखो a इज नॉट इक्वल टू 0 का सेंस क्या, पहले समझा देते हैं। और कह दोगे सर अगर मेरा मन जबरदस्ती से हम इसको 0 लगा दे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक जगह हम 0 का यूज कर लें तो क्या होगा, लेकिन सवाल कहता है करना नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना जी, ये जो नहीं बोल रहा है और हम करें हम दे देंगे, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। चलिए बताते हैं क्या अंतर होगा। हम अगर एक ही जगह 0 लगा दें तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो 0 से किसी को भी गुना करो, कहानी खत्म। तो बचेगा क्या बेटा? bx प्लस c बराबर 0। देखिए हमने जैसे ही एक ही जगह पर 0 इनपुट किया, जैसे ही पुट किया a का मान 0 जैसे ही हमने लगाया, तो क्या हम देखते हैं कि ये आ गया किस रूप में जी? bx प्लस c बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ? ये चर x में तो है लेकिन इसका अधिकतम घात अब 2 नहीं बचा, 2 नहीं बचा। ये रेखीय समीकरण हो गया। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण, जिसका अधिकतम घात 1 होता है ना, तो ये रैखिक बन गया। क्या ये रहा द्विघात? रहा जी? नहीं रहा। ये द्विघात का ये अपना रूप ही खत्म कर लिया। कब? जब हमने a की जगह क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। तो बातें समझ आ रही ना? इसीलिए इसने कहा था कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो सवाल आप लोग बना ही चुके हैं, सवाल हमने देखा। अब और कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो देखिए, पूछिए। बन गया तो अच्छी बात। हमको लगता है अब सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। कौन सा? सब फॉर्मूला पे है, लेकिन फिर भी हम एक बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, 2 नंबर ही बताइए। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। फर्स्ट का 2, चलो ध्यान दो। यहां दिया है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, यही ना बच्चे? देखो ध्यान से, अब देखो कितना आसान है। ये तो हो गया, अगर इसको a मान लें इसको b, तो a माइनस बी का। अब फॉर्मूला अच्छे जानते हैं, क्या होता है? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x 2 दूनी 4, और यहाँ x है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाला कोई जात है बराबर की उस पर? नहीं है। तो ये हो गया मेरा अकेला एक्स स्क्वायर, हो गया ना। चलो एक्स वाले जात को देखते हैं, उस पर में है तो लाइए इधर -4x, इधर आएगा तो -2x। अब 4 1 दोनों कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो प्लस में 4 1 5, और ये भी कांस्टेंट है बट बराबर के, तो इस पर ले तो माइनस से 3 इक्वल टू कितना? 0। कोई दिक्कत? अब देखिए सॉल्व करेंगे आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान दो, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा ना, तो 4 और 2 6x, अब प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो अब देखो, अगर आप इसको देख रहे हो, इसको देखो और देख के कहो कि ये क्या आपका द्विघात समीकरण के रूप का है? नहीं है। चर आपका x है, उसका अधिकतम घात 2 है, तो क्या द्विघात है कि नहीं है? तो यहां लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए
यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत तो बताइए जरा समझने में, नहीं ना? तो इस तरह का सारा सवाल आपका देखिए 1 से लेकर 8 तक है, 1 से लेकर 8 तक। और इसमें 1 से लेकर 8 तक ही नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 में क्वेश्चन कितना है? 5 क्वेश्चन है। कितना है? 5। पांचों का पांचों इसी तरह बनना है। फिर इसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज वाला। क्या जाएगा? लैंग्वेज वाला। ठीक है ना? तो पहले इतना आप लोग बना के अच्छे से लाइएगा, पूरा बनाइएगा, अब बनेगा भी, सब सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। आराम से बनाइएगा, ठीक है? तब हम लोग चलेंगे दूसरे दिन अगले पार्ट की वीडियो में कि हम चलेंगे 3 नंबर से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो।